नमस्कार, मैं बीके दीक्षित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहले पार्ट में आपने देखा कि ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द अदर पार्ट्स, स्पेशली द हार्ट के बारे में। हम लोग डिटेल में हार्ट और ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग हम पढ़ेंगे। ब्लड और ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, आप यू नो कि 2-4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ये नाम क्यों पड़े और इसके पीछे रीजन क्या है, इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि ब्लड ग्रुपिंग की कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। वर्ल्ड वार के दौरान एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर मिलिट्रिस्ट डॉक्टर थे एंड दे ट्राई टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल सोल्जर्स बाय एक्सचेंजिंग द ब्लड। जैसे ब्लड की कमी की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स की जान जा रही थी, तो वो उन्होंने एक ट्राई किया कि अगर किसी जिसको ब्लड कमी है, अगर दूसरे व्यक्तियों का ब्लड अगर उसको चढ़ाया जाए तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो रिजल्ट मिक्स्ड आया। मतलब मिक्स्ड का मतलब कि कुछ तो सोल्जर्स की जान बच गई, लेकिन कुछ सोल्जर्स की जान नहीं बची, बल्कि वो और जल्दी मर गए। तो इसके पीछे वो ट्राई, वो जब उन्होंने उसका रीजन फाइंड आउट किया, देन 2 तरह के एंटीजन की प्रेजेंस जो है डिस्कवर्ड हुआ। यानी उन्होंने देखा कि एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन जो होते हैं आरबीसी की वॉल पे पाए जाते हैं और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और इनकी मैचिंग बहुत ज़रूरी है। जब इसको उन्होंने जब डिस्कवर किया कि कुछ व्यक्तियों में जो आरबीसी होता है उसमें एंटीजन ए होता है, कुछ में बी होता है, किसी में ए और बी दोनों होता है, किसी में नहीं होता है, तो इस बेस पर उन्होंने ब्लड ग्रुपिंग नाम दिया। ब्लड ग्रुप ए जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है, जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है उसको उन्होंने ब्लड ग्रुप बी कहा, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है उसमें उसको उन्होंने ए बी ग्रुप रखा, और जिसमें एंटीजन एब्सेंट होता है उसको उन्होंने क्या कहा, ओ ग्रुप नाम दे दिया, 0 यानी ओ ग्रुप नाम दे दिया। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और भी आपको कॉन्सेप्ट आगे हम आपको अपडेट करेंगे। तो जो ब्लड ग्रुप और एक और तरीके का एंटीजन जो है वो डिस्कवर किया गया लेटर ऑन, जिसका नाम रखा गया RH। RH इसलिए रखा गया क्योंकि ये रीसस मंकी से डेराइव हुआ था। मैंने ह्यूमन में रीसस मंकी से आया था, या फर्स्ट टाइम रीसस मंकी के अंदर RH फैक्टर डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको RH फैक्टर कहा गया और इस ब्लड ग्रुपिंग को RH ब्लड ग्रुपिंग कहा गया। इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके इफेक्ट क्या होते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में अभी आपको बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का आधार क्या है, एंटीजन। और ये एंटीजन क्या होते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये आरबीसी के वाल पे पाए जाते हैं और 2 तरह के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अच्छा, इसी के साथ आपको एंटीबॉडी भी होती है जो प्लाज्मा में होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल में ये आरबीसी है, तो आरबीसी में अगर यहाँ पर अगर एंटीजन ए है तो यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी ए नहीं होगा, बी होगा। यानी एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी बी होगा, क्योंकि अगर यहाँ एंटीजन अगर ए हुआ, यहाँ एंटीजन ए है और यहाँ एंटीबॉडी ए है, तो दोनों क्लम्प कर जाएंगे, कोआगुलेट कर जाएंगे। तो यही रीज़न रहा कि कुछ जवानों को, कुछ सोल्जर्स को जब ब्लड दिया गया और जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिले तो वो क्या हुए, कोआगुलेट कर गए। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस इतना आप जानिए कि जिसके अंदर ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी बी होगा, जिसमें एंटीजन बी है उसमें एंटीबॉडी ए होगा, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों है उसमें एंटीबॉडी नहीं होगा, और जिसमें एंटीजन है नहीं उसमें दोनों एंटीबॉडी होंगे, ए और बी। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन इसी बेस पर ये ब्लड ग्रुपिंग ए बी और ओ डिसाइड किएगा। यहाँ एक लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का आधार क्या है, एंटीजन की प्रेजेंस। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, बी में क्या है, एंटीजन बी है, ए बी में दोनों एंटीजन है और ओ में नील है।
एंटीजन है नहीं। अब ज़रा प्लाज्मा देखा जाए तो प्लाज्मा यहाँ पर क्या है, बी है। देखिए यहाँ एंटीजन ए है तो यहाँ पर बी एंटीबॉडी है, यहाँ बी एंटीजन है तो यहाँ ए एंटीबॉडी है, यहाँ ए बी है तो यहाँ नील है, ठीक है, और जहाँ नील है वहाँ एंटीबॉडी दोनों है। तो ये जो मतलब एक व्यक्ति के अंदर अगर ए है तो बी एंटीबॉडी होगा। तो अब यहाँ पर ये डोनर ग्रुप की बात की जा रही है कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड किसको दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, कैसे किसको ये दे सकता है किसको नहीं दे सकता है। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसको दे सकता है और क्यों दे सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है क्यों दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए एंटीजन अगर ये है तो ये उसी को ब्लड देगा जिसके पास एंटीबॉडी ए नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये किसको देगा, जिसको एंटीबॉडी ए यानी ये वाला यहाँ बी है ना, ए है, जिसके पास बी हो उसको देगा, या जिसके पास ना हो उसको दे सकता है, लेकिन जिसके पास ए होगा उसको नहीं दे सकता है। इसका मतलब देखिए इसके पास ए है तो ये ब्लड इसको नहीं दे सकता है। और ये देखिए ए बी के पास यहाँ एंटीजन है और इसके बाद एंटीबॉडी, यहाँ पर एंटीबॉडी बी है, तो ये ए जो है ए बी को भी यहाँ पर आप देखिए ए और ओ को ये दे सकता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर डोनर ग्रुप जो है इसको ए और ओ से ये ब्लड ले सकता है, ठीक है ना, ले सकता है। ये यहाँ बी की बात देखिए, इसके पास एंटीबॉडी है तो जहाँ पर एंटीजन ए होगा उससे ये ब्लड नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ए है और ए बी के पास भी एंटीजन है तो ये नहीं ले सकता है। जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ एंटीजन नहीं एंटीबॉडी है, तो ये तो ना ए से ले सकता, जहाँ भी एंटीजन ए और बी होगा वहाँ वो किसी से नहीं ले सकता है। तो देखिए इसके पास भी एंटीजन है, इसके पास भी एंटीजन बी है, इसके पास ए और बी है, तो ये तीनों से ये ब्लड नहीं ले सकता है। एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो रेक्टिफाई भी कर दूंगा। आपको ध्यान देना है एंटीबॉडी के ऊपर। अगर एंटीबॉडी बी है तो ये किससे ब्लड ले सकता है, जिसके पास एंटीजन बी ना हो, यानी इसके पास एंटीजन बी है, इसके पास एंटीजन बी है, तो बी और ए से ए ब्लड नहीं ले सकता है। तब लेगा किसे, ए या ओ से ले सकता है, क्योंकि वो के पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि बी के पास भी वही चीज़, एंटीबॉडी ए है इसके पास, तो जिसके पास एंटीजन ए होगा यानी इसके पास और इससे नहीं ले सकता है। इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो किसी से भी ब्लड ले सकता है। इसके बाद दोनों एंटीजन है तो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता है, केवल अपने ही। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो उसी से ले सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना। यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी है नहीं, तो ब्लड का कोई एंटीजन हो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटीबॉडी होता तो एंटीजन के साथ वो क्लम कर सकता था, लेकिन इसके बाद एंटीबॉडी है ही नहीं तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए ए इसके बाद एंटीबॉडी ए और बी है। अच्छा एंटीबॉडी वाले ब्लड को जब चढ़ाया जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसके एंटीजन से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी ये इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये एंटीबॉडी भी है और ये डोनेट करेगा तो इसको कोई इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, अपने ग्रुप को तो दे ही सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। अब कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा दूसरे तरह का जो ब्लड ग्रुपिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं RH ब्लड ग्रुपिंग। और आपको बताया कि RH ब्लड ग्रुपिंग का क्या आधार है, RH ब्लड ग्रुपिंग का आधार है एंटीजन RH। ये RH एंटीजन सबसे पहले रिसस मंकी के अंदर डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम RH पड़ा। अब जिसके अंदर RH एंटीजन होता है उसको हम लोग उस ब्लड ग्रुप को RH पॉजिटिव कहते हैं। जैसे हम लोग ब्लड ग्रुप कहते हैं ना कि ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव का मतलब है कि ब्लड ग्रुप तो AB है और एंटीजन RH पॉजिटिव है, RH प्रेजेंट है, RH प्रेजेंट है इसलिए पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें नहीं होता है उसको नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। तो एंटीजन 80% लोगों में RH पॉजिटिव होता है और 20% या उससे कम लोगों में क्या होता है RH निगेटिव होता है।
अच्छा, अब ये आर एच पॉजिटिव और निगेटिव का क्या असर होता है, इस चीज़ को अगर हम आगे देखें, यहाँ पर एक केस दिया गया है ये आर एच ग्रुपिंग में कि जो अ, अगर यहाँ पर आर एच इनकम्पेटिटिव है और फीटस एंड मदर, मतलब आर एच अगर कोई पॉजिटिव है और मदर अगर आर एच निगेटिव है, इसी केस में थोड़ा सा रिस्क होता है, इसलिए इसी केस को हम लेके डिस्कस करेंगे। अगर आर एच पॉजिटिव मदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर एच निगेटिव फादर, आर एच निगेटिव मदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, अगर फादर आर एच पॉजिटिव हो और मदर आर एच निगेटिव हो, तब दिक्कत होती है। तब क्या होता है, पहला चाइल्ड तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो दूसरा चाइल्ड होगा वो डेवलप नहीं होगा, वो एबॉर्ट हो जाएगा, उसका फुल्ली डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो सेकंड चाइल्ड का जो एबॉर्शन होता है, उस डिजीज को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये आप देख सकते हो, इसका क्या नाम पड़ा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। या इसी को एसडीएन भी कहते हैं, ठीक है, हेरिडिटरी डेथ ऑफ न्यू बॉर्न, एसडीएन, डेथ ऑफ न्यू बॉर्न, हेरिडिटरी डेथ ऑफ न्यू बॉर्न। तो ये क्यों होता है, इस चीज़ को आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल आर एच पॉजिटिव है, अब इसको ज़रा एक स्क्रीन लेकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अगर फादर आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये आर एच पॉजिटिव है फादर, और मदर क्या है, आर एच निगेटिव है। अगर मदर आर एच क्या है, निगेटिव है, तो आर एच पॉजिटिव चूँकि डोमिनेंट होता है, इसमें के अंदर जीन होता है, तो जब बच्चे के अंदर जो भी होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल, लड़की हो या लड़का, गर्ल हो या बॉय, जो चाइल्ड होगा वो आर एच पॉजिटिव होगा। फादर पॉजिटिव है तो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फादर से इसके अंदर एंटीजन आर एच बनेगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब क्या होगा, मदर आर एच निगेटिव है, तो ये इसके मदर के अंदर फर्स्ट इंस्टांस में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर के अंदर एंटीबॉडी बनेंगे आर एच पॉजिटिव प्रोटीन एंटीजन के इन्फ्लुएंस में, मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगे, लेकिन वो एंटीबॉडी कम होंगे, इसलिए पहले चाइल्ड को तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर सेकेंड टाइम द सेम अगर प्रेगनेंसी होती है, मतलब मदर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि पहले से बॉडी के अंदर आर एच पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी बनाने की क्षमता डेवलप हो गई है। तो सेकेंड इशू में, यानी सेकेंड प्रेगनेंसी में आर एच पॉजिटिव एंटीजन के इन्फ्लुएंस में इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडी बनेंगे, और वो एंटीबॉडी आर एच पॉजिटिव प्रोटीन के साथ मिल करके ब्लड को कोआगुलेट कर देंगे। तो जब ब्लड कोआगुलेट होगा तो सेकेंड इशू में चाइल्ड की डेथ हो जाएगी, मतलब सेकेंड चाइल्ड सक्सेसफुल इशू नहीं होगा, उसकी बर्थ सक्सेसफुल नहीं होगी, वो एबार्ट हो जाएगा। इसी डिजीज को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। तो अब होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो है हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये कार्डियक मसल से बना होता है। इसकी जो कार्डियक मसल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये बिना थके हुए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, ठीक है। हार्ट की लोकेशन को देखा जाए तो चेस्ट कैविटी के अंदर एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड एक कैविटी के अंदर पाया जाता है, जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और जो कवरिंग होता है उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को मैकेनिकल शॉक तथा एंड किससे बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। सभी वर्टिब्रेट में अगर हम हार्ट को देखें तो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी 2 चैम्बर होते हैं, मेनली 2 चैम्बर एटलीस्ट होता है, कम से कम 2 चैम्बर तो होता ही होता है। एक को हम लोग कहते हैं एट्रियम, एक को क्या कहते हैं, एट्रियम, ठीक है। और दूसरा जो है चैम्बर होता है जो नीचे की तरफ हार्ट में होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। यू कैन सी हियर, बड़ा सा चैम्बर जो पहला चैम्बर होगा उसको एट्रियम और दूसरे चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद से आप देखिए चेम्बर की संख्या कभी कभी आपसे को जानकारी में रखनी चाहिए। चेम्बर की संख्या फीस में 2 चेम्बर होता है, यानी एट्रियम एट्रियम को हम लोग आर्किल भी कहते हैं। तो एक आर्किल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। लेकिन जो एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें 3 चेम्बर डॉट होता है, यानी 2 आर्किल तो होगा लेकिन एक वेंट्रिकल होगा। और केवल मतलब रेप्टिलिया के एक क्लास है क्रोकोडाइल, जिसके अंदर एलिगेटर और अदर एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो घड़ियाल है, एलिगेटर है, मगरमच्छ है, वो क्रोकोडाइल में आते हैं। इनकी बॉडी में हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है, यानी रेप्टाइल में यही एक ग्रुप है जिसमें यानी क्रोकोडिलिया, एवीज और मैमल, क्रोकोडाइल में बर्ड्स और मैमल में हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है, यानी 2 वेंट्रिकल 2 आर्किल, ठीक है। तो ये चैम्बर है। अब स्ट्रक्चर इसका देखा जाए, अगर यहाँ डायग्राम से देखा जाए, डिटेल स्ट्रक्चर अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो देखिए हार्ट में तो पहले तो 4 चैम्बर देख लीजिए। ये एक जो है क्या है, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो 4 जो है वो हार्ट के चैम्बर्स हो गए, ठीक है। चैम्बर के अलावा अगर आप देखें तो इनमें सेप्टा होता है, यानी देखिए ये जो राइट एट्रियम है और ये जो लेफ्ट एट्रियम है, जैसे ये राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये लेफ्ट एट्रियम है, दोनों के बीच में एक सेप्टा होता है। दोनों एक मतलब सेप्टा होता है जो दोनों चैम्बर को एक दूसरे से अलग करता है। अब इसका नाम क्या होगा, सेप्टा तो है ही है, सेप्टम एक है तो सेप्टम होगा। 2 आर्किल के बीच में है या 2 एट्रियम के बीच में है, तो अगर कोई 2 एट्रियम है तो 2 एट्रियम के बीच में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम इंटर वर्ड यूज करते हैं। तो ये क्या होगा, इंटर आरिकुलर सेप्टम। क्या होगा, इंटर आरिकुलर सेप्टम। अच्छा अब देखिए नीचे क्या है, ये वेंट्रिकल है, ये भी 2 ह्यूमन में यानी हम लोगों में डिवाइडेड होता है। तो इसके बीच में जो सेप्टा होता है इसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। ये क्या होगा, इंटर आरिकुलर आरिकल के बीच में, ये इंटर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल के बीच में। अच्छा यहाँ पर आप देखिए आरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम होता है, इसको हम लोग कहते हैं, अब देखिए आरिकल और वेंट्रिकल दोनों है तो इसको आरिकुलो वेंट्रिकुलर कह सकते हैं, ये भी आरिकुलो वेंट्रिकुलर होगा। तो ये सेप्टा जो होते हैं इनको हम कहते हैं आरिकुलो वेंट्रिकुलर, ये भी आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। एंड इट इज गार्डेड बाय सेमी लूनर वाल्व, यानी यहाँ पर 3 वाल्व होंगे, यू कैन सी यार 3 वाल्व, इसलिए इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ पे 2 वाल्व होते हैं तो इनको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और वाल्व का काम एक ही होता है, टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड देखिए यहाँ से इधर तो आ जाएगा, इधर आएगा, लेकिन इधर उल्टा ब्लड नहीं जा सकता है क्योंकि वाल्व उनको रोक देंगे। समझ में आ गई बातें। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए 4 चैम्बर हो गए, सेप्टम हो गए और ये वाल्व हो गए। यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है, सेमी लूनर वाल्व, और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व आप देख सकते हो, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। अब देखा जाए कि इसमें जो ब्लड है कहाँ से आता है। सबसे पहले हम राइट एट्रियम में देखें तो राइट एट्रियम में देखिए ब्लड ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आ रहा है फ्रॉम बाई सुपीरियर वेना केवा, और ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आ रहा है जो देखिए ये नीचे से आके यहाँ एट्रियम में ओपन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा कैरी ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी देखिए ये कहाँ से आया, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी डीऑक्सीनेटेड, यहाँ लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आके आर्ट्रियम में कलेक्ट हुआ। अब आर्ट्रियम से कहाँ गया, वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप होगा, तो देखिए इसको ये जो आर्क है ना यहाँ बना हुआ देखिए ये इधर की तरफ, तो ये कहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट लंग को, और ये कहाँ जा रहा है, राइट लंग को। तो इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्क। लंग का एक नाम पल्मोनस भी है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्ट पड़ा। अब ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट लंग को जाएगा, और ये इधर कहाँ जाएगा, राइट लंग को जाएगा, ठीक है ना। अच्छा राइट लंग और लेफ्ट लंग में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड वहाँ से फिर आएगा। अब देखिए ये ब्लड आ रहा है लंग से, ये कहाँ से आ रहा है, राइट लंग से, और यहाँ जो 2 वेन ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ब्लड को ला रही है कहाँ से, ये लेफ्ट लंग से। तो चाहे राइट लंग से आए चाहे लेफ्ट लंग से आए, ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। ये ओपनिंग उनकी है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को,
अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है यहाँ पर देखिए ये पंप होके यहाँ जा रहा है। जब पंप होगा तो यहाँ से पंप होके ऐसे ही जाएगा, ये देखिए ऐसे फिर नीचे चला आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक आर्क या एओर्टिक आर्क कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपर में ये देखिए ये हेड को चला जाएगा, ये लेफ्ट आर्म को राइट आर्म को, और ये लेफ्ट आर्म को चला जाएगा। और नीचे जो ये जो देख रहे हैं वेसल, इसको हम लोग कहते हैं डार्सल एओर्टा। डार्सल एओर्टा ब्लड लोअर पार्ट्स को सप्लाई कर देगा। तो देखिए दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब एक वाल्व के बारे में और बता दें। यहाँ पर देखिए जो ये पल्मोनरी आर्क है, पल्मोनरी आर्क का यहाँ पर भी एक वाल्व होता है। ये वाल्व इसलिए होता है कि अगर ये रिलैक्स हो, वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो तो ब्लड यहाँ से इस वेंट्रिकल में ना आ सके, ये वाल्व चेक करता है ब्लड का फ्लो। यहाँ पर इसी तरह यहाँ भी एक वाल्व होता है दैट आल्सो चेक द बैक, मतलब जो ब्लड इनके वेसल्स में है वो फिर लौट के वेंट्रिकल के अंदर नहीं आने चाहिए, इसलिए ये वाल्व लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक सेमीलूनर वाल्व होता है, और यहाँ जो वाल्व होता है इसको हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। यहाँ पर जो है, ठीक है, समझ में आ गई बातें? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यही चीज़ मैंने लिख दिया है, जो आपको समझाया है वही चीज़ लिख दिया है, तो पढ़ भी देते हैं इसको। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम ब्लड कहाँ से रिसीव करेगा? रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग एंड पंप इट टू द, कहाँ पंप कर देगा? ये राइट वेंट्रिकल को पंप कर देगा। राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग से एंड इट पंप टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? राइट वेंट्रिकल पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग, ठीक है। इसको सर्कुलेशन में एक बार और बता देंगे। हार्ट या सेप्टम के बारे में बताया, इंटर आर्टेरियल सेप्टम, दो आर्टेरियल या दो आर्टिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसको इंटर आर्टेरियल सेप्टम कहते हैं। दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें तो इसमें जो है आर्ट्रियम और देखिए आर्टिकल और वेंट्रिकल, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होगा उसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। वाल्व की बात अगर की जाए तो यहाँ पर देखिए राइट एट्रियम, ये यू कैन सी हियर कि जो राइट एट्रियम है, ये देखिए ये राइट एट्रियम और द राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। 3 सेमीलूनर वाल्व होंगे और इसलिए 3 होते हैं, इसलिए इनको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम देखिए, यहाँ पे देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 सेमीलूनर वाल्व होते हैं, इनको बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी आपको बताया था कि जो ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी की और किसकी, सिस्टमिक एओर्टा की, तो दोनों जो ओपनिंग होती है इट इज आल्सो गार्डेड बाय सेमीलूनर वाल्व एंड इसका रोल क्या है? प्रिवेंट एनी बैक फ्लो, ब्लड का बैक फ्लो जो है वो चेक करते हैं। अब आ जाइए सर्कुलेशन पाथवे। तो देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाए तो 2 तरह के सर्कुलेशन पाथवे देखने को मिलता है, और इन सर्कुलेशन पाथवे का जो मेन जो मतलब क्लासिफिकेशन का आधार है वो है साइनस या ओपन स्पेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को मतलब साइनस प्रेजेंट होते हैं। अब साइनस क्या है? देखिए हार्ट से ब्लड ऐसे पंप हुआ, जैसे ये हार्ट है और यहाँ से ये ब्लड पंप हुआ, तो ब्लड पंप होता है तो ये क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो पूरे एक कैविटी में होते हैं, तो उस पूरी कैविटी के अंदर ये ब्लड एक कैविटी बना लेता है, एक ओपन स्पेस में फैल जाता है, ओपन स्पेस में ब्लड फैल जाता है। और यही आर्थ्रोपोडा में, इसलिए इसको हीमोसील कहते हैं, यानी ये सीलोम हैविंग हीम यानी ब्लड। तो ओपन कैविटी पाई जाती है या ओपन स्पेस पाया जाता है या साइनस पाया जाता है, इसलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। और अगर क्लोज देखा जाए जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर, कार्डेट में, एनिलिड्स में, इनमें क्या होता है कि ये ब्लड ओपन स्पेस में नहीं जाता है, ये ईच एंड एवरी पार्ट्स को ब्लड फाइन कैपिलरीज के द्वारा
प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। कहीं भी ब्लड ओपन नहीं होता है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड ओपन हो गया, आप देखे वो क्या सुनते हैं ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या होता है? ब्रेन में ब्लड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगर कैपिलरी से बाहर निकल जाती है, बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये हमेशा कैपिलरी में रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ब्लड, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? एनिलिडा और कार्डेटा के अंदर पाया जाता है। अब सिंगल सर्कुलेशन, अच्छा आप देखिए सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में क्या अंतर है। पहले तो आप जान लीजिए कि सिंगल सर्कुलेशन होता क्या है। अगर हार्ट एक बार ब्लड को पंप करें एंड ब्लड पासेस थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अगेन कम टू द हार्ट, मतलब एक बार हार्ट ब्लड को पंप किया, ब्लड जो रेस्पिरेटरी आर्गन है उसको भी गया और वहीं से कोई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को चला गया। यानी देखिए अब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड सप्लाई हुआ, पहले रेस्पिरेटरी आर्गन को गया और यहीं से ये डिफरेंट आर्गन से होते हुए फिर हार्ट को लौट आया। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है, ये फिश में पाया जाता है, फिश के अंदर मेनली पाया जाता है ये, ठीक है। डबल एक इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है जिनमें हार्ट 3 चेम्बर होता है, जैसे एम्फीबियंस वगैरह में होता है। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड पहले रेस्पिरेटरी आर्गन को गया और रेस्पिरेटरी आर्गन से फिर हार्ट को आया, लेकिन हार्ट के वेंट्रिकल में आया। वेंट्रिकल में एक ही चेम्बर होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो होने के लिए हार्ट को 2 बार पंप करना पड़ता है। तो 2 बार पंपिंग होती है एम्फीबियन में, बट जो वेंट्रिकल एक होता है इसलिए वहाँ मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, इसलिए इसको इनकम्प्लीट जो ये एक तरह का डेवलपमेंटल स्टेज है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को डोंट मिस द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। देखिए डबल सर्कुलेशन में पहले बात तो आप डिफिनीशन देख लीजिए क्या है। डिफिनीशन क्या होता है कि टू कंप्लीट वन साइकिल इन द बॉडी हार्ट पंप्स द ब्लड ट्वाइस, यानी हार्ट 2 बार ब्लड को पंप करता है तब जाकर के एक कंप्लीट बॉडी में साइकिल पूरी होती है। तो इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसको दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे पहले सर्कुलेशन को बोला गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है, यानी हार्ट पंप द ब्लड टू द लंग। आपको बताया ना कि लंग को हम पल्मोनस भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट पंप ब्लड टू द लंग जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है एंड देन इट कम बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा कि बॉडी ब्लड जो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा। तो इसको मतलब सिस्टम को होता है, इसलिए इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये दोनों सर्कुलेशन मिलकर कंप्लीट सर्कुलेशन बनाते हैं, कंप्लीट साइकिल बनाते हैं, जिसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसको अभी एक डायग्राम से हम इसको और आगे समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ पोर्टल सिस्टम होते हैं, यानी एसेसरी मतलब हेल्पिंग सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जिसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं। जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में नाम क्या है? हिपैटिक। यहाँ पर इंटेस्टाइन, ये देख सकते हैं, इंटेस्टाइन से ब्लड पहले कहाँ आता है? लीवर में आता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू लीवर में आएगा और तब जाकर के वो बॉडी पार्ट से होते हुए हार्ट को जाएगा। तो इसको हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? जो हार्ट है ना, हार्ट की वाल को भी तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई आर्टरी और वेंट्रिकल को पंप कर रहा है तो उसको तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो हार्ट की वाल को भी ब्लड सप्लाई होता है और कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट एंड आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम। तो इसलिए इस सर्कुलेशन को हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये डबल सर्कुलेशन का पार्ट है और ये एसेसरी पार्ट है, इनको भी आपको जानना होगा। अब डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे देखिए डबल सर्कुलर, ये दोनों डबल सर्कुलेशन को शो किया गया, ये मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। यहाँ से देखिए हार्ट क्या कर रहा है, पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? देखिए हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जा रहा है? लंग को जा रहा है। लंग को हम लोग पल्मोनस कहते हैं, और यहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर हार्ट को ब्लड आ रहा है। तो इस सर्कुलेशन को, यहाँ जो सर्कुलेशन है छोटा सा दिखाया गया है, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसी चीज़ को यहाँ से देखिए थोड़ा डिटेल में। ये चौकोर जो मैंने जो हमने एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 4 चेम्बर है, इट शोज द 4 चेम्बर ऑफ हार्ट। तो राइट आर्किल, ये देख रहे हैं, राइट आर्किल से ये जो ब्लड है, ये यहाँ से देखिए, ये इसका एरो हम बना दें यहाँ से, बॉडी पार्ट से ब्लड ऐसे आ रहा है वेना केवा के द्वारा, और कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम में। ये ब्लड ऐसे आ रहा है राइट एट्रियम में, कहाँ से आ रहा है? बॉडी पार्ट से। किसके द्वारा आ रहा है? वेना केवा के द्वारा। अब वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आया, यहाँ से ये कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ। अब देखिए ये पंप हुआ, पंप होके कहाँ गया ये ब्लड? ये ब्लड पंप होके, चूँकि डीऑक्सीनेटेड है तो ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ गया? लंग में गया, और लंग में ऑक्सीजनेशन हुआ, और किसके द्वारा गया? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। एक बात ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी जनरली क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक अलग एग्जाम्पल है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। और यहाँ ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड कहाँ आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल आर्किल के अंदर, लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये पंप हो रहा है, आप देख सकते हैं वो कहाँ जा रहा है? बॉडी पार्ट को जा रहा है। तो इसको, चूँकि बॉडी पार्ट को जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग सिस्टमिक आर्क कहते हैं। यहाँ पे ये सिस्टमिक आर्क दिखाया गया है। यहाँ से आर्टरी के द्वारा ब्लड बॉडी पार्ट को जा रहा है, यहाँ कैपिलरी के द्वारा सप्लाई हो रहा है, फिर कलेक्ट होकर वेना केवा से कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम को आ रहा है। तो आई थिंक ये अब डबल सर्कुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इतनी सा है, होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर वही अपील, अगर अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिए, शेयर और सब्सक्रिप्शन भी मैं आपसे आशा रखता हूँ, और आप मेरी आशा पर खरे उतरेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।